नमस्कार टू ऑल, माई सेल्फ राजेंद्र सिंह टीचर, जोन चसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी। आज का मेरा टॉपिक है रिस्पायरेशन, क्लास 10, सब्जेक्ट साइंस। रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी। तो पर्पज ऑफ रिस्पायरेशन क्या है? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क। अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मुझे एनर्जी की जरूरत है। अगर मैं वॉक कर रहा हूं तो एनर्जी चाहिए। मेरे शरीर में बहुत से ऑर्गन हैं, जैसे ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सबको एनर्जी चाहिए। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं शरीर में, सबके लिए एनर्जी चाहिए। मींस जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो ये एनर्जी कहां से आती है? रिस्पायरेशन से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी रिस्पायरेशन से आती है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है और उसमें दो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एक रिस्पायरेशन की किस्म है, इससे एनर्जी मिलती है हमें। और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब एनर्जी रिस्पायरेशन से ही आती है। इससे पहले हम डाइजेशन भी पढ़ चुके हैं। डाइजेशन में भी हमने पढ़ा था ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। रिस्पायरेशन में भी पढ़ रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, और डाइजेशन में भी हमने ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल पढ़ा था। तो बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे दोनों में ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल से व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, ये रिस्पायरेशन में। तो डाइजेशन में क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टू ऑब्जर्वेबल फॉर्म। फूड मटेरियल जो है डाइजेशन में ब्रेक डाउन इसलिए होता है ताकि वो एब्जॉर्वेबल बन सके। मींस के हमारा शरीर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो हर चीज को स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो डाइजेशन से क्या होता है? फूड मटेरियल इस तरह से ब्रेक होता है ताकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं डाइजेशन में। तो फ्रेंड्स, वेरी बेसिक जो है कंसेप्ट जो है रिस्पायरेशन का, हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज रिस्पायरेशन? टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हमारा सिलेबस है जेके बोर्ड प्लस सीबीएसई, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कीपिंग इन माइंड मैं अपना ये लेसन बना रहा हूँ। तो रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है सेलुलर रिस्पायरेशन है, उसमें क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड। पूरी तरह से फूड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, और अगर कंप्लीट होता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है। इस प्रोसेस में जितने भी ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज, कार्बन C6H12, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं और इनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? यही बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड रिलीज एनर्जी, है ना। जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में। इसके बाद हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन पढ़नी है। वहां पे कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है वो कंप्लीट, सब बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होंगे, कहीं पे 2 होंगे, कहीं पे 3 होंगे, इसलिए उसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एरोबिक रिस्पायरेशन में अभी हमने पढ़ा कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। मींस के कार्बन कार्बन जितने भी बॉन्ड होते हैं सब ब्रेक हो जाते हैं और ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेट्स गो फॉर एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा ऑक्सीजन जो है बर्निंग में हेल्प करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। तो इसमें जो रिस्पायरेशन है ये भी स्लो बर्निंग होती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है हमेशा थोड़ा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में स्लो बर्निंग होती है, जिसको हम रिस्पायरेशन ही कहते हैं।
तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में एक होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है सब ब्रेक नहीं होते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन में, इसलिए कम एनर्जी पैदा होती है। इसमें 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है और एरोबिक रिस्पिरेशन में 36 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक वर्सेस एनारोबिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन? तो एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनारोबिक ऑक्सीजन के बिना हो जाती है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, स्टार्ट साइटोप्लाज्म में होती है और कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एरोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती है एनारोबिक रिस्पिरेशन में। एरोबिक रिस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन एटम है, मींस के कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है सब ब्रेक हो जाते हैं। एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा ही होती है, एथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड होता है, एथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो इसमें एथाइल अल्कोहल में कार्बन 2 कार्बन एटम होते हैं, मींस के कार्बन कार्बन बॉन्ड अभी बचा होता है, इसलिए पूरे बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन सब बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए होते हैं और इसलिए लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन एटम होते हैं तो 2 कार्बन बॉन्ड हो जाते हैं, तो 2 कार्बन बॉन्ड बचे हुए हैं, यहाँ पे भी सब कार्बन बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे भी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर एक मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज का बर्न होता है तो एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रिस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है मोर एफिशिएंट प्रोसेस है, एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है लेस एफिशिएंट प्रोसेस है। फ्रेंड्स, रिस्पिरेशन जो है 2 किस्म की है, हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा इसलिए ये बताने जा रहा हूं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है इसके क्लियर होना बहुत जरूरी है। बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के एग्जाम्स हो, तो रिस्पिरेशन जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसको एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसमें एंड प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, मींस के कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कार्बन कोई बॉन्ड नहीं होता है, कार्बन कार्बन जितने भी बॉन्ड हैं वो ग्लूकोज में जितने भी थे वो यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं, इसलिए एरोबिक रिस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी पैदा होती है। इसके बाद जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है वो 2 तरह से होती है, एक इन ईस्ट होती है, ईस्ट एक फंजाई है, और इन अवर मसल सेल्स, हमारे शरीर के जो मसल सेल्स हैं उनमें होती है। कब होती है, कैसे होती है, लेट अस सी। फर्स्ट हम देखते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है एक फंजाई है जो फर्मेंटेशन में काम आता है, जिससे अल्कोहल बनती है। अल्कोहल इंडस्ट्रीज में जो लार्ज स्केल अल्कोहल बनती है वहां पे ईस्ट का इस्तेमाल होता है। काफी एंशिएंट टाइम से लोग जो है फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाते आ रहे हैं, आज भी जो अल्कोहल बनती है वो फर्मेंटेशन से ही बनती है। उसके अलावा जो ईस्ट जो है वो बेकरी में भी यूज होती है, बेकरी में जो डो बनाते हैं उसमें ईस्ट मिलाई जाती है और आटा जो है रेज हो जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डो राइजेस व्हेन वी यूज्ड ईस्ट इन बेकरी। तो आटा जो है रेज क्यों हो जाता है, तो आटा जो रेज इसलिए होता है जब हम उसमें ईस्ट डालते हैं वो रिस्पिरेशन करती है, रिस्पिरेशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो आटा जो है ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो जो ईस्ट में होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एथाइल अल्कोहल भी वहां पे रिलीज होता है। एथाइल अल्कोहल में कार्बन के 2 एटम होते हैं, C2H5OH एथाइल अल्कोहल का ये फार्मूला है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे होता है, सब कार्बन बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हुए हैं, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में सब कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो चुके थे। इसी तरह लैक्टिक एसिड जो हमारे शरीर में मसल्स में होता है, ये कब होता है,
जब हम बहुत दौड़ते हैं या बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें रिस्पायरेशन चाहिए। रिस्पायरेशन जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से होती है। जब हम दौड़ते हैं तो बहुत जोर से हम सांस लेते हैं, तो उससे भी ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हमारे शरीर के जो कुछ सेल हैं, मसल सेल, वो क्या करते हैं, एनएरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी मिल नहीं पाती है। लंग्स तो बहुत ऑक्सीजन दे रहा है लेकिन एनर्जी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे मसल के सेल जो हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं एक एंड प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड। हमारे मसल सेल में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो हमें फिर पेन भी करते हैं, क्योंकि जब भी हम दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल में पेन होना शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, बाद में वो डिजल्व हो जाते हैं लेकिन 2-3 दिन लगते हैं। हाँ, एक बार फिर हम उसी रिस्पिरेशन को थोड़ा और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। रिस्पिरेशन जो है ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम होते हैं, C6H12O6। ये साइटोप्लाज्म में होता है रिएक्शन। ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें, पायरूवेट में। पायरूवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है पायरूवेट। अब पायरूवेट जो है 3 तरह से ब्रेक होता है, एक ईस्ट में, एक मसल सेल में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊपर वाले दोनों जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं और नीचे जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो ईस्ट से होता है उससे क्या बनता है, इथेनॉल, जिसको हम एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी भी पैदा होती है। 2 इथेनॉल में 2 कार्बन कार्बन बाड होते हैं, मीन्स के कार्बन कार्बन सब बाड जो है ब्रेक नहीं हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर जो है मसल सेल में जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड पैदा होता है, जिससे हमारे मसल में पेन वगैरह भी होती है। यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम प्रोड्यूस होता है, इसमें भी सब कार्बन के सब बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हुए हैं। इसी तरह हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन होती है, मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है ये। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीन्स के कार्बन कार्बन कोई बांड नहीं है, मीन्स के कार्बन कार्बन सब बांड जो है ब्रेक हो चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी जो है 38 ATP एनर्जी जो है इसमें प्रोड्यूस होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसी को हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ऊपर वाली दोनों एनएरोबिक रिस्पिरेशन है। फ्रेंड्स, ये जो है क्लोरोप्लास्ट और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑल सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, आप देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज करता है, मींस के माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन होती है, उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है, मींस के ये फोटोसिंथेसिस करता है। इस तरह से जमीन पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का साइकिल चलता रहता है। फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस वर्सेस रिस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं रोशनी, सूरज की रोशनी की मदद से विद हेल्प ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। रिस्पिरेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। रिस्पिरेशन जो है हर लिविंग सेल में होती है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन सेल में होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे। फोटोसिंथेसिस मीन लाइट में होती है तो दिन में होती है। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब तक ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा है इसमें रिस्पिरेशन होती है, और जिस दिन रिस्पिरेशन स्टॉप हो गई तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एनर्जी नहीं मिली तो इट मीन्स के लिविंग जो है वो डेड हो चुका है। एनर्जी इज स्टोर्ड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी जो है स्टोर होती है। सोलर एनर्जी जो सूरज की एनर्जी है उसको किसमें स्टोर किया जाता है, केमिकल एनर्जी में, मींस कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी में। जो कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, उसमें स्टोर किया जाता है। रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। होप यू अंडरस्टैंड मी।
फूड एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। रिस्पायरेशन में क्या होता है, फूड एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड। रिवर्स प्रोसेस है भाई रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। ये एनाबोलिक प्रोसेस है, ये केटाबोलिक। एनाबोलिक और केटाबोलिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। जितने भी केमिकल जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन और भी बहुत से हैं, सबको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। और मेटाबॉलिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस जो है एनाबॉलिज्म है और ये रिस्पायरेशन जो केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल कंपाउंड मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और केटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक होते हैं, सिंपल में। तो रिस्पायरेशन केटाबॉलिज्म है और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म। ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज्ड। फोटोसिंथेसिस से ड्राई वेट जो है बढ़ जाता है, रिस्पायरेशन से ड्राई वेट जो है डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, रिस्पायरेशन के एंजाइम जो है वो फ्रेंड्स कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरह से आज का मेरा लेसन कंप्लीट होता है। रिस्पायरेशन अभी इसकी 2 लेसन शायद मुझे और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने पढ़ना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थोड़ा सा बच रहा है। और फिर कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ डू शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू।